नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है शिक्षा परीक्षा के इस यूट्यूब चैनल में, जहां हमारा एकमात्र उद्देश्य शिक्षा से लेकर परीक्षा तक आपके साथ बने रहना है। आशा करता हूं कि पहली वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आई हो और आज हम वहां से आगे का अपना सफ़र तय करेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने बात की थी किसकी, वर्णमाला और उसके परिचय की, है ना, और उसके साथ साथ हमने स्वरों की बात कर ली थी। तो अभी वर्णमाला का जो शेष बचा हुआ हमारा भाग है इस वीडियो में करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, स्वर हम पढ़ चुके, बाकी क्या है हमारा अभी आगे की तरफ, व्यंजन। बात किसी करेंगे हम, व्यंजन की। तो पिछली वीडियो में लास्ट क्लास में मैंने तो व्यंजन को परिभाषित तो आप सभी को कर ही दिया था। तो व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं? तो व्यंजन की परिभाषा होती है ऐसे वर्ण जिनके ऐसे बोलो, जिनके उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता होती हो, या ऐसे ही बोल सकते हैं हम, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से ही संभव हो। देखो, होते क्या क्या है व्यंजन, मान लो कैसे हमारे क्या हो जाते हैं, व्यंजन स्टार्ट हो जाते हैं और लगभग चलते चलते है तक चलेंगे, है ना। तो इन कैसे लेके 33 जो हमारे है तक हैं, 33 वर्णों को हम क्या बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं। तो यहां से एक बात और क्लियर हुई, व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33। तो व्यंजनों की संख्या हमारी होती है 33। कोई नहीं, आगे लिख देता हूं। तो कैसे लेकर है तक। अब देखो, जो यहां पे बात कही है, जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से संभव हो, बात पे जरा सी गौर करने की कोशिश करते हैं। तो कै का उच्चारण करिए आप, क्या है, कै का उच्चारण करें आप। तो जैसे उच्चारण करोगे आप कै, तो अंत में तुम्हें किसकी ध्वनि, ए की ध्वनि महसूस होगी। बोलो कै। तो जो इसका सही रूप है, मतलब जो व्यंजन का रूप है वो ये है, जो ये है। और इसके उच्चारण के लिए हमें किसी ना किसी स्वर की हमेशा सहायता लेनी पड़ती है। कै की ही बात नहीं कर रहा मैं, कोई भी स्वर, कोई भी व्यंजन, किसी भी व्यंजन का उच्चारण कब तक संभव नहीं है, जब तक उसकी सहायता के लिए वहां पर कोई स्वर उपलब्ध ना हो। तो देखिए, यहां पे क्या है, ए, आ भी हो सकता है, का, की, कु। अब बिना किसी स्वर के अगर हम किसी व्यंजन के उच्चारण की कोशिश करेंगे तो संभव ही नहीं है, ठीक है। बिना किसी स्वर की सहायता से हम किसी व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते। कोई भी देखो, मान लो जय, क्या है, जय। तो देखोगे ये क्या होगा, सेम ऐसे, इसमें भी क्या है, ए, इसमें भी क्या है, ए। अब ए हो, आ हो, ई हो, कोई ना कोई, जहां कोई नहीं है वहां पे क्या आएगा, ए। वहां तो ए आना ही आना है, और कहीं और कोई और स्वर है तो उसकी सहायता से भी इनका उच्चारण संभव हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो आप समझ पाए होंगे कि हमारे क्या है, व्यंजनों का उच्चारण जब तक संभव नहीं है, जब तक किसी स्वर के द्वारा उनकी सहायता ना की जाए। तो देखते हैं अगली लाइन लिखेंगे, संख्या की बात करें, है ना। तो स्वरों की संख्या कितनी होती है, स्वरों की संख्या 33 होती है। स्वरों की संख्या 33 होती है। अब देखिए 33 होती है, 33 किस प्रकार होती है, इसी की बात हम आज करने वाले हैं। किसकी, तो स्वरों की संख्या 33 किस प्रकार होती है, यही बात हम आज करने वाले हैं। तो देखो, व्यंजनों की संख्या माफ करिए, स्वरों की नहीं, व्यंजनों की संख्या। गलती से लिखा, कोई दिक्कत नहीं। व्यंजनों की संख्या 33 होती है। स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 भी, 10 भी और 13 भी। 11 भी, 10 भी और 13 भी, अलग अलग तरीके से मैंने तुम्हें पिछली क्लास में समझाया। तो व्यंजनों की संख्या 33 ही होती है, व्यंजनों की संख्या 33
ही होती है। तो देखते हैं किस प्रकार इनकी संख्या 33 होती है। तो मैं लिख ही देता हूं पहले का। अब देखो उच्चारण मैं बिना स्वर के इनका कर नहीं सकता, उच्चारण बिना स्वर के मैं इनका कर नहीं सकता। ये क्या है? संख्या। ठीक है, ये क्या है? संख्या। अब बिना स्वरों के उच्चारण में इनका कर नहीं सकता, लेकिन इनका जो व्यंजन का मूल रूप है ना, वो बिना स्वर के ही होता है ना। क ख। अब बोलने के लिए, उच्चारण करने के लिए तो मुझे दोनों यूज करनी पड़ेगी स्वर की, लेकिन जो इनका असली रूप है वो क्या है? ये हलंत वाला ही रूप है, जिसका अर्थ होता है इनके साथ कोई भी स्वर नहीं है। तो देखो, लिखो, हलंत लगा के लिखो, क ख ग घ, और इसको बोलते हैं अंगा। अगर आप समझ पा रहे हो तो इसका उच्चारण क्या है? अंगा। इसका उच्चारण है अंगा। दूसरा वर्ग क्या होता है हमारा? च, छ, ज, झ, और इसको हम बचपन से तो क्या अणे खाली बोलते हैं दोनों को, लेकिन इसका उच्चारण क्या है? इया। इसका उच्चारण है इया, यही बोलते हैं इसे। ठीक है। अगला होता हमारा ट वर्ग। ट, ठ, ड, ढ, और इसको ण ही बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ण। ट, ठ, ड, ढ, ण। ट, ठ, ड, ढ, ण। आगे त वर्ग। अगला क्या होता हमारा? त, थ, द, ध, और न। त, थ, द, ध, न। एक और वर्ग हमारा बचा, कौन सा? प वर्ग। प, फ, ब, भ, और म। प, फ, ब, भ, म। तो इस प्रकार हमारे 5 वर्गों में 25 व्यंजन होते हैं। वैसे कुल व्यंजनों की संख्या हमारी कितनी है? 33, लेकिन अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? सिर्फ 5 व्यंजनों की। किसकी? 5 व्यंजनों की। 5 व्यंजनों, 5 वर्गों में 25 व्यंजनों की हम बात कर रहे हैं। ठीक है। तो ये जो 25 के 25 व्यंजन हैं, इन्हें एक साथ कहा जाता है स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन। ठीक है। अब स्पर्शी व्यंजन क्या होते हैं? जिनके उच्चारण में कोई भी ध्वनि है, जिनके उच्चारण में जो क का उच्चारण है क की ध्वनि निकलेगी, ख का उच्चारण है ख की ध्वनि। तो इनके उच्चारण करते समय जो हवा हमारे मुंह से बाहर निकल रही है ना, तो वो हमारे मुख के जो अलग अलग भाग हैं वहां से कहीं ना कहीं स्पर्श करके निकलेगी। इसी वजह से इनका नाम क्या है? स्पर्शी व्यंजन। परिभाषा आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। तो स्पर्शी व्यंजन क्या है? जो हम इनका क्या करेंगे? उच्चारण करेंगे, तो जो हवा है ना हमारे मुख के, ये कंठ है, ये तालु है ना, आगे मूर्धा, फिर दंत, फिर ओष्ठ, अलग अलग उच्चारण स्थान होते हैं। तो अलग अलग उच्चारण स्थानों पे क्या करेंगे? हवा स्पर्श करके निकलेगी। स्पर्श क्या है? सिर्फ स्पर्श करके निकल जाएगी। तो इस वजह से इनका नाम क्या है? स्पर्शी व्यंजन। याद रखना है तुम्हें स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से होते हैं। एग्जाम्पल में लिख देगा, ज लिख देगा और उसके साथ 2-4 स्वर नीचे से लिखा के कोई ये लेवल लिख देगा। बताइए निम्नलिखित में से स्पर्शी व्यंजन कौन से? तो पांचों वर्ग के, ये 5 वर्ग है और हर वर्ग में कितनी संख्या है व्यंजनों की? 5-5। तो 5 वर्ग में 5-5 क्या है? व्यंजन। तो इस प्रकार स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? 25। संख्या कितनी हो गई? 25। ठीक है। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25। बात समझ आई? अब देखो अगर ऐसे भी पूछा जाए तो जो वर्ग का पहला वर्ण है वही इसका क्या होता है? मुखिया कहलाता है। क्या कहलाता है? मुखिया कहलाता है। मानो ये क्या है? पहला वर्ण क्या है? क। तो इसको बोल देते हैं कै वर्ग। क्या बोलेंगे? कै वर्ग। ठीक है। ऐसे ही से 6 वर्ग सुविधा के लिए बस। ये क्या हो जाएगा? टे वर्ग। ये क्या हो जाएगा? टे वर्ग। इसका क्या है? तय वर्ग। क्या हो जाएगा? तय वर्ग। और ये हो जाएगा तुम्हारा पै वर्ग। बात समझ आई?
तो जो वर्ग का पहला वर्ण है उसे क्या मान लिया जाता है, वर्ग का मुखिया, और उसी के नाम पे क्या कर देते हैं, वर्ग का नामकरण। सिर्फ समझने वाली बात है ना। अगर मैं कै वर्ग की बात करूं तो उसके साथ क्या है, उसके वर्ग के 5 वर्णों की बात है ना, कै ख ग और घ, कै ख ग और घ की बात हो रही है, ठीक है। तो अब देखो हमें क्या करना है, इन्हें याद करना बहुत जरूरी है। हमें क्या है, वर्णों को याद करना बहुत जरूरी है। देखो इसे याद करने की, 5 वर्गों को याद करने की एक ट्रिक होती है ना, लगभग सभी किताबों में होती है। क्या होती है, क्या ट्रिक है, एक शब्द हमें याद रखना पड़ेगा, क्या, कचट तप। क्या है, कचट तप। 2-4 बार उच्चारण करो, कचट तप, कचट तप, कचट तप। देखो कैसे, कै वर्ग, च से च वर्ग, ट से ट वर्ग, त से त वर्ग और पै से पै वर्ग। बात समझ आई। तो ये शब्द अगर हम याद रख लेंगे तो वर्ग का पहला वर्ण हमें मिल जाएगा। पहला वर्ण हमें मिल गया तो जाहिर सी बात है, इतने तो हमने बचपन में रट के रखे हुए हैं। कै के बाद क्या है, ख ख ग। बस हमें पहला वर्ण ही याद होना चाहिए। तो हम इसको याद कर सकते हैं, किसको, कचट तप। हम क्या कर सकते हैं, इस वर्ड को याद कर सकते हैं, शब्द को याद कर सकते हैं, किसको, कचट तप, जो हमारी सहायता करेगा इन 25 के 25 स्पर्शी व्यंजन को याद रखने में, ठीक है। तो यहां तो बात हुई किसकी, स्पर्शी व्यंजन की। और इनका मूल रूप क्या होता है, किसी भी व्यंजन का मूल रूप क्या होता है, उसके अंदर होता है हलंत। क्योंकि इसका उच्चारण जब तक संभव नहीं है, जब तक इसके साथ कोई स्वर ना आए, स्वर इसके साथ मिलेगा आके तो इसकी ध्वनि क्या हो जाएगी, पूरी। जैसे क्या है, घ, तो घ का उच्चारण में घ और ए, घ के उच्चारण में क्या है, घ और ए। घ का उच्चारण जब तक संभव नहीं है, जब तक इसके साथ क्या हो, कोई स्वर ना आए। ऐसा सभी के साथ है ना, सभी व्यंजनों के साथ है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं ना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, हमने कितने व्यंजन पढ़ लिए, अपने 25 व्यंजन पढ़ लिए। 5 वर्गों में 5-5 की संख्या में वर्ण होते हैं। और याद रखने का तरीका क्या है, कचट तप। बात समझ में आई। स्पर्शी व्यंजन क्या थे, जहां हमारे अंदर से आने वाली श्वास, जो सांस है ना हमारा, उच्चारण करते समय जो हवा हमारी बाहर निकलेगी, वो शरीर के विभिन्न अलग अलग अंगों को क्या करती आएगी, स्पर्श करती आएगी। जो हमारे मुख के अंदर अलग अलग क्या है, स्थान है, उच्चारण स्थान भी जिनका हम नाम लेते हैं, उनको अभी उच्चारण स्थान समझोगे कैसे कैसे उच्चारण स्थान क्या क्या होते हैं ना, तो उनको स्पर्श करती हुई आएगी। उच्चारण स्थान में लास्ट में अलग से पढ़ाऊंगा एक वीडियो में, ठीक है। थोड़ा लेंदी है, क्वेश्चन वहां से बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एक 15-20 मिनट का जो भी वीडियो हो उसमें वो उच्चारण स्थानों के बारे में आपको बताऊंगा। अब देखो इसके बाद आता है हमारा क्या, य र ल व, य र ल और व, य र ल व। हमारे कितने हो गए, 25 पहले हो गए। उसके बाद 4 य र ल व, और 4 होते हैं हमारे श श श है। अब ये तीनों का ही उच्चारण हम क्या करते हैं, श करते हैं। लेकिन इनमें भी क्या है, अंतर है। ये अंतर मैं जब उच्चारण स्थान आपको पढ़ा रहूंगा तब समझाऊंगा, ठीक है, कि ये तीनों किस प्रकार एक दूसरे से अलग हैं। श श श है। अब देखो 4 वर्ण है हमारे, य र ल व, य र ल व, और 4 है हमारे श श श है, श श श है। तो देखो ये जो 4 वर्ण का ग्रुप है हमारा, 4 वर्ण का ग्रुप है, इसको बोलते हैं अंतस्थ है, अंतस्थ व्यंजन। क्या बोलेंगे, अंतस्थ व्यंजन। और जो ये 4 वर्णों का हमारा क्या है, ग्रुप है, इसको बोलेंगे हम क्या, संघर्षी, या ऊष्म भी बोलते हैं इसे, क्या, ऊष्म। बात समझ आई, संघर्षी या ऊष्म भी इसे हम क्या बोलेंगे, इस वर्ग के नाम को। तब देखो संघर्षी ऊष्मी होते क्या हैं, और अंतस्थ है क्या, अंतस्थ है क्या, अंतस्थ है, ठीक है। तो शायद रंग भी यहाँ पे होता नहीं है ना, अंतस्थ है, ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जो सही है लिख लेना अपने आप, बाकी ये सही है, ये सही है। तो देखो अंतस्थ है क्या है, अंतस्थ है के बारे में तुम्हें बताऊं तो बोलो, इनका उच्चारण करके देखो, य र ल व, य र ल व। तो इनका उच्चारण करते समय हमारे जो
श्वास है ना, उस पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये बहुत कोमलता से, बहुत सरलता से हमारे क्या होते हैं, उच्चारित हो जाते हैं। तो इनका क्या है, जब इनका उच्चारण हम करेंगे तो सांस का जो अवरोध है ना बहुत कम होता है, श्वास का अवरोध बहुत कम होता है, का अवरोध बहुत कम होता है, होता है। बात समझ में आ रही है? तो ये बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन वर्ड्स हैं, है ना, बहुत ही सरलता से उच्चारित होने वाले, बहुत ही सरलता। अगर यहाँ पे दिख नहीं रहा है तो है ना, यहाँ पे देख लो, बहुत कम अवरोध होता है, ठीक है। बाकी मुझे दिख नहीं रहा, आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा, देखो। और उसके बाद अगर हम बात करें श श श है, तो इनके उच्चारण में हमें थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा, तभी इनका नाम क्या है, संघर्षी। तभी इनका नाम क्या है, संघर्षी। और जब हम स है का क्या करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो जो हमारी श्वास है ना, सांस, वो हमारे रगड़ कर निकलने की कोशिश करेगी। देखो श, जीभ हमारी ऊपर लगे, रगड़ने लगी, तो श, तो जब किसी भी चीज में क्या होता है, रगड़न होती है, तो वहां से क्या होती है, ऊष्मा भी पैदा होती है। विज्ञान का नियम है, जहां भी क्या होगी, चीजों को, हाथ को ही रगड़ो अपने, ऊष्मा उत्पन्न हो जाएगी। तो वहां पे क्या हो जाता है, इनका नाम ऊष्मे व्यंजन भी हो जाता है, ऊष्मे व्यंजन भी हो जाता है। तो अंतःस्थायी व्यंजन और ऊष्मे व्यंजन शायद तुम्हें समझ में आए हो। ऊष्मे और संघर्षी व्यंजन की परिभाषा है हमारे, जहां हवा या वायु रगड़कर मुख से बाहर आए, मुख से बाहर आए, ठीक है। और रगड़ की वजह से थोड़ी सी क्या होगी, ऊष्मा भी उत्पन्न हो जाएगी, इसीलिए कि इसका नाम क्या हो जाएगा, ऊष्मा भी हो जाएगा। उम्मीद है समझ आए हो, है ना। बस बाकी तुम्हें इतना पता जरूर होना चाहिए अंतःस्थायी व्यंजन होते कौन कौन से, ये होते क्या है, ये समझ आ रहा है तो और अच्छी बात है। मतलब अंतःस्थायी व्यंजन का नाम लेते ही तुम्हें याद आने चाहिए कौन कौन से, य र ल व, य र ल व। जैसे ही संघर्षी या उसमें की बात हो तो तुम्हें एकदम से याद आना चाहिए तीनों श है और ह, श और है। वैसे अगर इनका डिफरेंस बताऊं तो इसका उच्चारण स्थान होता है कहां से, कहां से, तालु से। इसका मूर्ध्या, इसका कहां से होगा, तालु, मूर्ध्या और दंत, ठीक है। तालु, मूर्ध्या और दंत, यही इनके बीच में अंतर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमने 25 तो हमारे क्या हुए, स्पर्शी, 25 क्या हुआ है हमारे स्पर्शी, 4 हमारे हुए अंतःस्थायी व्यंजन, और उसके बाद 4 ही हमने कौन से पढ़े अभी भी, संघर्षी, कौन से, संघर्षी या ऊष्मे व्यंजन, संघर्षी या ऊष्मे लिख दो, संघर्षी या ऊष्मे व्यंजन। तो आशा कर रहा हूं कि ये चीजें आप सभी को समझ आ रही हो, है ना, ये चीजें आप सभी को समझ आ रही हो। चलिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, क्या करते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो देखो अब हमने कुल मिलाकर कितने वर्णों को पढ़ लिया है, वर्णमाला के कितने वर्णों को पढ़ लिया है। तो पहले हमने क्या पढ़े, 11 स्वर पढ़े, भाई 11 पढ़े थे स्वर, 2 आयोगवाह, 2 आयोगवाह। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, 25 स्पर्शी व्यंजन पढ़े, 25 स्पर्शी व्यंजन। और अभी अभी जस्ट हमने क्या पढ़ा, 4 अंतःस्थायी व्यंजन और 4 संघर्षी, ठीक है, या ऊष्मे। आई बात समझ। अब हमारे कितने हुए, देखो 13 और 25, 38 और 8, 46 वर्ण हमने वर्णमाला के पढ़ लिए। बचे कितने हमारे, बचे हमारे 6। अब देखो 6 कौन कौन से हैं, 6 कौन कौन से हैं, तो 6 में से अगले जो 4 हैं उन्हें हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन, संयुक्त
व्यंजन। क्या बोलेंगे? संयुक्त व्यंजन। अब देखो संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4। तो इनकी संख्या कितनी है? 4। ठीक है। संख्या में कौन कौन से? अंतःस्थय भी 4 है, और तुम्हारे संघर्षी और उसमें व्यंजन भी 4 है, और संयुक्त व्यंजन भी 4 है। अब संयुक्त व्यंजन होते कौन कौन से? अगर याद हो तो संघर्षी व्यंजन होते हैं ये 6 क्षत्रिय, पढ़ा ना? 6 क्षत्रिय, 6। उसके बाद त्रय त्रिशूल, क्या है? त्रय त्रिशूल। अगला गै ज्ञानी, पढ़ा गया ज्ञानी, है ना? यही क्या है हमारे। और एक हो गया हमारा श्रेय श्रमिक, श्रेय श्रमिक। अब देखो जैसे कि इनका नाम क्या है? संयुक्त व्यंजन। और संयुक्त का अर्थ होता है ना? संयुक्त का अर्थ ही क्या होता है? किसी चीज का मेल होना या जोड़ होना, है ना? कुछ लोग एक साथ संयुक्त होकर बैठना। तो जैसा ही इनका नाम है ऐसा ही इनका क्या है? इनका रूप भी है। इनका रूप है कि ये हमेशा दोनों क्या होंगे? व्यंजन। ये हमेशा 2 व्यंजनों के मेल से बने होते हैं। हमेशा क्या फिक्स जाए तो ये भी 2 व्यंजनों का मेल है, ये भी 2 व्यंजनों का मेल है, ये भी 2 व्यंजनों का मेल है, और ये भी 2 व्यंजनों का मेल है। तो 2 व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन क्या कहलाएंगे? तुम्हारे संयुक्त व्यंजन कहलाएंगे। बात समझ आ रही है? तो ये क्या है? 2 किसका? दोनों ही व्यंजनों का मेल है। और बात अब देखो व्यंजन, अब तुम जाहिर सी बात है ये भी कहोगे कि व्यंजनों का मेल है। व्यंजनों का तो उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो ही नहीं सकता, व्यंजनों का उच्चारण तो स्वतंत्र रूप से हो ही नहीं सकता। तो उसमें क्या है? जो बाद वाला हमारा व्यंजन होगा, देखो पहला वाला जो व्यंजन है हमारा क्या है? हलंत रूपी व्यंजन है, मतलब उसमें कोई स्वर नहीं है। लेकिन जो बाद वाला हमारा व्यंजन होगा ना, उसमें क्या होगा? हमेशा एक स्वर होगा। हमेशा क्या होगा? एक स्वर होगा। अब देखो क्षत्रिय, क्षत्रिय वाला शय, तो तुमने देखा होगा बचपन में क्षत्रिय की स्पेलिंग लिखे हो तो कैसे लिखते हैं? KHR ऐसे पूछेगा, है ना? KHR क्षत्रिय। तो के का मतलब क्या है? के इंग्लिश में लिखा जाता है किसको? कै को। और पहला वाला जो हमारा व्यंजन है कैसा होगा? हलंत रूपी, है ना? पहले हमारे व्यंजन में क्या होगा? हलंत। और इसके साथ मेल जब किसका होगा? शय का होगा, तब मिलकर क्या बनेगा? क्षत्रिय वाला क्षय। ठीक है। ऐसे ही जब हम त्रय लिखते हैं ना, तो कैसे लिखते हैं? TRA, त्रिपुरा, है ना? TRA से त्रय का हमारा साइन होता है। बाकी त्रय का उच्चारण करोगे, त्रय अपने आप ही तुम्हें बता देगा मैं क्या हूं? त्रय, तय और रे। मैं क्या हूं? त्रय, यानी तय और रे, तय और रे। तो ये किसका मेल है? तय और रे का। ये किसका मेल है? तय और रे का। तो ज्ञानी को समझने से पहले, ज्ञानी को समझने से पहले मैं बता देता हूं। देखो ये मेल है किसका? जय और इया का, जय और इया का, जय और इया का। देखो इसे याद रखने का तरीका क्या है? तो ज्ञानी हम कैसे बनाते हैं? ऐसे तो बनाते हैं ऐसे। और जय कैसे बनाते हैं? ऐसे। तो आधा जय बनाने के बाद हमने क्या कर दिया? इसे घुमा दिया बस, है ना? तो याद रहेगा तुम्हें किससे मिलकर बना है? जय। और जय के जैसा ही कुछ क्या बनाते हैं हम? इया। भाई इया भी तो ऐसे बनाते हैं, जय जैसा ही, आधा जय तो इया भी है। तो हम याद रखेंगे कि ये समरूपी हैं। समरूपी का मतलब है एक जैसा रूप, दोनों का क्या है? एक जैसा रूप। तो ज्ञानी में जो दोनों वर्ण, जिन 2 व्यंजनों के मेल से ज्ञानी हमारा बना है, वो क्या है? ज्ञानी के ही समरूपी है। याद रखने की कोशिश करेंगे। और बोलो श्रेय, अगला वर्ण क्या हमारा? श्रेय। तो श्रेय बोलने की कोशिश करो, बोलो श्रेय, 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 श्रेय। तो श्रेय खुद अपने आप, जैसे त्रय ने बताया मैं क्या हूं? तय और रे, ऐसे श्रेय बताएगा मैं क्या हूं? शय और रे। शय कौन सा? ये वाला शय। याद रखना है कौन से वाला शय? शय शय शय, यानी तालव्य शय। कौन सा? तालव्य शय। तो शय 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 में जो पहले वाला शय होता है ना, वही। अब याद रखना है, शय कोई और आप प्रयोग ना कर दो। तो अब हमने समझा यहाँ पे संयुक्त व्यंजन, इनकी संख्या कितनी है? 4। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है? 4। और संयुक्त व्यंजन है क्या? 2 व्यंजनों का या 2 वर्णों का मेल।
दो व्यंजनों, व्यंजन भी तो वर्ण ही है, का मेल से जो बनेगा क्या कहलाएगा? संयुक्त व्यंजन कहलाएगा। अब देखो संयुक्त व्यंजन होते कौन कौन से? छह छत्रिय का छह, तय त्रिशूल का त्रय, श्रय श्रमिक का श्रय और गय ज्ञानी का गय। ठीक है, गय ज्ञानी का गय। अब देखो ये मिलके किस किस के शब्द, किस किस वर्णों से मिलके बने? तो क्षत्रिय का याद रखोगे, इंग्लिश में लिख लो, क चार उत्तर क्षत्रिय लिखने की शुरुआत है ना, तो क और शय, वहां से हमें क मिला और शय मिला। अब याद रखना शय भी कौन से वाला? त्रय और श्रय तो अपने आप बता रहे हैं कि मैं क्या हूं? त्रय, 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 तय और रय। श्रमिक का स क्या बताएगा? शय और रय। और गय ज्ञानी याद करने का तरीका क्या है? जय और इया बिल्कुल ज्ञानी के समरूपी हैं, बिल्कुल ज्ञानी के समरूपी हैं। चलो अंत में एक बात और बताता हूं मैं तुम्हें, क्या नोट डाल के लिखना चाहो तो लिख लो कि संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग, संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग हमेशा हमेशा संस्कृत के शब्दों में होता है, के शब्दों में होता है ना। तो जो संस्कृत भाषा के शब्द है ना, उन्हीं के अंदर इनका प्रयोग होता है। किसका? संयुक्त व्यंजनों का। तो यहां से तुम एक आइडिया लगा सकते हो कि जो संस्कृत के शब्द हिंदी में भी है, लेकिन जब हम पढ़ते क्या है? तत्सम तद्भव, तत्सम तद्भव पढ़ोगे ना आगे, बाकी डिटेल में बताया जाएगा। तो तत्सम क्या है? तत्सम हमारी हिंदी भाषा का निर्माण कहां से हुआ है? कहां से हुआ है? हिंदी भाषा का निर्माण संस्कृत का ही है ना। पहले अप्रस हुआ, फिर पाली, है ना। तो ये सब चीज टूटने फूटने के बाद हमारी क्या बन गई? हिंदी बन गई। डिटेल में तत्सम तद्भव पढ़ेंगे हम। तो संस्कृत के शब्दों का जो ऐसा का ऐसा रूप आज भी हिंदी भाषा में क्या है? प्रचलित है। हिंदी भाषा में आज भी हम क्या करते हैं? संस्कृत के उन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हैं, या उनका मतलब तो हम जानते हैं, उन्हें बोलते हैं तत्सम, है ना। जैसे पिता को क्या बोलते हैं? पितृ। संस्कृत में क्या बोला जाता? पितृ। तो पितृ क्या है? तत्सम। अब उसके रूप में कुछ परिवर्तन, उसके रूप में कुछ परिवर्तन के बाद उसका विकार रूप हिंदी में प्रयोग होता है पिता, है ना। पितृ से ही तो पता पिता, तो पिता क्या हो जाएगा? तद्भव। पिता क्या हो जाएगा? तद्भव। और जानकारी वहां से पढ़ेंगे। तो हमेशा जो तुम्हारे क्या होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। जो तत्सम शब्द हमारे होते हैं, ये सिर्फ उन्हीं के अंदर प्रयोग किए जाएंगे। तद्भव, अगर इनमें से कोई सा भी वर्ण अगर किसी शब्द के अंदर प्रयोग होता है, तो वो क्या है? वो कैसा शब्द है? वो हमेशा तत्सम शब्द है, तद्भव नहीं है। वो हमेशा कैसा शब्द है? तद्भव। आगे देखते हैं, कोशिश करते हैं आगे देखने की। तो आइए देख लेते हैं। अब हमारे दो वर्ण और बचे हैं, वो कौन कौन से हैं? ठीक है, चलते हैं। दो ध्वनियां और हैं हमारी, ध्वनियां ही वर्ण हैं, पहली क्लास में मैंने बताया। तो देखिए वो हैं क्या क्या। देखिए उन्हें कहा जाता है, पहले मैं लिख देता हूं, उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त या द्विगुण, उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन होते कौन कौन से? देखो, तुम कहोगे भाई ये तो आपने पढ़ा दिए पहले ही, डे और डे तो आपने पहले ही पढ़ा दिए, लेकिन इनके अंदर अंतर क्या है? यहां पे नीचे तुम्हें क्या देखने को मिलेगा? एक नुक्ता देखने को मिलेगा, जिसका अर्थ क्या है? थोड़ा जोर देकर हम इनका क्या करेंगे? उच्चारण करेंगे। इनका उच्चारण क्या होगा? थोड़ा सा जोर देकर शब्दों में प्रयोग से देखो समझने की कोशिश करते हैं। एक शब्द है ढक्कन, एक शब्द क्या है? ढक्कन, और दूसरा शब्द है पढ़ना। क्या है? पढ़ना। ढक्कन और पढ़ना, दोनों ये पहले वाला डे है जो हमने कहां पढ़ा? स्पर्शी व्यंजनों में, क्योंकि इनसे कभी किसी भी शब्द का आरंभ नहीं होता। सही है, बात याद रखी जाएगी कि अगर शब्द के जो पहला वर्ण है वो शब्द को क्या कर रहा है? आरंभ कर रहा है। तो जो हमारे उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन है, ये क्या है? कभी भी किसी शब्द के प्रारंभ में नहीं आएंगे, हमेशा कहाँ आएंगे? बीच में। और इनका प्रयोग जो है कहां पर है?
जोर देने के लिए, है ना, पढ़ना। ध्वनि क्या है, थोड़ी भारी ध्वनि होती है, बाकी इनका कोई ज्यादा बड़ा रोल क्या है नहीं। तो बस तुम्हें याद रखना है उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन होते कौन कौन से, कौन कौन से होते हैं, ड और ड, जिनके नीचे क्या लगा हुआ तो नुक्ता लगा हुआ मिलेगा। एक और बात नोट करने वाली है, ये हिंदी भाषा ने अपने आप उत्पन्न किए हैं ये दोनों वर्ण, ये वर्ण हिंदी भाषा ने स्वयं उत्पन्न किए हैं। अब देखो हिंदी भाषा ने स्वयं कैसे उत्पन्न की, हिंदी भाषा की उत्पत्ति कहाँ होती है, संस्कृत भाषा पे। तो मतलब ये जो ध्वनियां हैं ये संस्कृत की ध्वनियां नहीं है, संस्कृत में इन ध्वनियों का कोई भी प्रयोग नहीं है, ये सिर्फ किस भाषा में बोले जाएंगे, हिंदी भाषा में, ठीक है। तो जहां भी तुम्हें शब्द के नीचे किसी वर्ण के नीचे नुक्ता लगा हुआ मिलेगा तो उसका मतलब क्या है, वो शब्द कैसा होगा, तद्भव शब्द होगा, तद्भव शब्द। आशा करता हूं कि ये उत्क्षिप्त और द्विगुण व्यंजन भी आपको समझ आए हों। तो इस प्रकार हम कुल मिलाकर अपनी वर्णमाला के 52 के 52 वर्णों का अध्ययन कर चुके हैं। इसके बाद इसकी छोटी सी एक क्लास और लूंगा मैं वर्णमाला की, और आपकी वर्णमाला 0 से हीरो तक पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। इसके बाद मैं उसी वीडियो में कोशिश करूंगा कि 25-30 क्वेश्चन जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न तुम्हारे वर्णमाला के बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन्हें कराने की भी आपको कोशिश करूं। वीडियो देखने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, धन्यवाद।